हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं वेदांत क्लासेस की। नववर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आया है और इस बार ठान लीजिए कि इसी साल में हमें जो है नौकरी लगनी ही है, मतलब हर हाल में लगनी है, तो हर हाल में लगनी। चलिए, आपको नववर्ष में ये खुशी मिल सके, आप जो है फाइनली एक गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो सके और आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो, उसके लिए वेदांत क्लासेस की तरफ से आपको लगातार जो है कंप्यूटर एंड साइंस की क्लासेस दी जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे साइंस की क्लास को। और साइंस में हम जो पढ़ रहे थे, कोशिका वाला हमारा चैप्टर चल रहा था। और कोशिका वाले चैप्टर में हमने आगे स्टार्ट कर लिया था सेल साइकिल वाले पॉइंट को। हमने जो है हमारी पिछली क्लास में देखा था सेल साइकिल क्या होता है, कोशिका चक्र क्या है और क्यों ये आवश्यक है कोशिका चक्र। भाई जैसे ही एक मतलब नई कोशिकाओं से नई कोशिकाएं जो है वो किस प्रकार से बन रही है। पुरानी कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया होती है और विभाजन के फलस्वरूप जो है नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और आवश्यक भी है कोशिका विभाजन होना। ठीक है। चलिए, हम जो है पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे कोशिका चक्र क्या है और उसके बारे में हमने देखा भी था कि कोशिका फेजेस में कंप्लीट होता है, अंतरावस्था और कोशिका के विभाजन की, यानी कि इंटरफेज एंड माइटोसिस स्टेप में जो है हमारा सेल साइकिल पूरा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं कोशिका विभाजन को। तो देखो, पहली चीज तो ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी भाई कोशिका विभाजन आवश्यक क्यों होता है। अगर बात की जाए सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की, कोशिका विभाजन आवश्यक क्यों है? पहली चीज कि कोशिका विभाजन आज हम पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन क्या है, सेल डिवीजन क्या होता है। इससे पहले जो है हम लोगों ने सेल साइकिल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, हमने सारी की भाई सेल साइकिल जो है उसमें भी 3 स्टेप होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। T1 ग्रोथ फर्स्ट फेज पढ़ा, एस सेकंड फेज पढ़ा, T2 ग्रोथ सेकंड फेज पढ़ा। ये तीनों अवस्थाएं करके हमने इंटरफेस को कंप्लीट कर लिया था, अंतरावस्था को कंप्लीट कर। अब अगर हम बात करें सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र में हम बात करें तो हम सेकंड फेज का बात करने वाले हैं। और इसकी सेकंड फेज क्या थी भाई? कोशिका विभाजन यानी सन माइटोटिक वाली ये जो फेज, यानी कि एम फेज के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किस बारे में भाई? एम फेज के बारे में पढ़। तो पहली चीज, कोशिका विभाजन को आवश्यक है। कोई भी जीव है और आप सभी को पता है कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है कोशिका से निर्मित है, यानी प्रत्येक जीव जो है उसके का निर्माण हुआ ही किससे है? कोशिका। और कोशिकाएं विभाजित होती रहती। अब सुनना, कोशिका विभाजन आवश्यक है दो कार्यों के लिए। कोशिका विभाजन आवश्यक है दो कार्यों के लिए। पहला कार्य अगर मैं बताऊं तो कोशिका विभाजन आवश्यक है हमारे शरीर के विकास के लिए, भाई वृद्धि के विकास के, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी हमारे लिए कोशिका विभाजन बहुत आवश्यक है। तो पहली चीज की अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मानव शरीर का जो हम बात करें, ठीक है, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है कोशिका विभाजन आवश्यक है। कि पहला काम तो ये। अब कैसे प्रदियन विकास कैसे होता है वो मैं भी आपको बताऊंगी। फिर अगर बात करें सेकंड फेज की, सेकंड फेज भाई सेकंड क्या किस काम के लिए जरूरी है? ये नेक्स्ट जो काम जरूरी है जनन यानी प्रजनन के लिए आवश्यक है, रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक है, या प्रजनन, या ये हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई? रिप्रोडक्शन के लिए। इन दो कार्यों के लिए प्रत्येक जीव के शरीर में कोशिका का विभाजन होना आवश्यक है। प्रत्येक जीव का शरीर जो कोशिका से बना हुआ है, ये कोशिका विभाजन होना आवश्यक है। अब आप पूछेंगे कि भाई वृद्धि एंड विकास के लिए कैसे? ये कहा कि आप सभी लोगों ने जो है, हम लोगों ने देखा है कि कभी कभार हमारे शरीर पे ऐसी ही चोट लग जाती है कि तो चोट लगने पर उस शरीर की जगह पर आपको पता है नील सा जम जाता है ना, नीला रंग हो जाता है अपने इधर, नील जम जाती है जिसे हम कहते हैं। वो नील जम जाना क्या है? वो है कि भाई आपके उस जगह की जहाँ चोट लगी है शरीर पर, वहां से अगर बात की जाए तो कोशिकाएं क्या हो गई है? मृत हो गई। अब कोशिकाएं मृत हो गई, लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं कि जो नील यहाँ पर जमी थी वो कुछ दिनों बाद में अपने आप हट जाती है और वो स्किन फिर से सामान्य हो जाती है। ठीक है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया कि उस जगह जहां पर वो नील जमी थी चोट के कारण
कारण वहाँ के गाय नष्ट हो। अब जब कुछ दिनों बाद फिर से वो जो है सामान्य हो जाती है, कैसे हो पाती है? कि जो नष्ट हो गई गाय वो तो बात नहीं, लेकिन आस-पास की जो और कोशिका है जो कि कोशिका है वो लगातार विभाजित होती है तो फिर वो नई कोशिकाओं का विभाजन करती है और फिर उस जगह पर कौन-सी कोशिकाएँ आ जाती है? मृत कोशिकाएँ तो हटा दी जाती है और नई कोशिकाएँ वहाँ पे आ जाती है। नई कोशिकाओं के आ जाने से वो क्या हो जाती है? सामान्य हो जाती है, वो जमी थी वो हट जाती है। वही हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। यानी हम मैं कह दूँ तो घाव भरने लगे, कहीं पे भी कोई लगी हो, आपको पता है कि वो चोट भी कुछ समय बाद में ठीक हो जाती है, घाव बढ़ जाता है ना? घाव भर जाए, फिर से हमारा जो अंग है, जो क्षतिग्रस्त हुआ था, वो पुनः स्वस्थ हो जाए, उन सब के लिए जो है कोशिकाएँ का विभाजन होना आवश्यक है। अगर कायिक कोशिकाओं में विभाजन होता है, कायिक कोशिका लाइक सोमैटिक सेल जो होती है, वजह से हमारे शरीर के बाकी सभी अंगों का निर्माण होता है। अगर उनमें विभाजन होता है, तो विभाजन जो होता है वो हमारे किस में काम आएगा? वो शरीर की विकास में काम आएगा। ठीक है? आपको पता भी है कि हम जब जन्म लेते हैं बिल्कुल हमारा शरीर छोटा फिर धीरे हमारा शरीर बढ़ता जाता है। के कारण वही कोशिका विभाजित होती जाती है, नई कोशिकाएँ बनाती है। तो हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए जो है कोशिका विभाजन आवश्यक है। के बाद अगर बात करें जनन एवं प्रजनन तो आपको पता है कि प्रत्येक जीव जो है प्रकृति में प्रत्येक जीव जो है वो क्या करता है अपने संतान उत्पत्ति करता है ताकि उसकी आगे संतान उत्पत्ति करने के लिए जो है कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बात करूं मानव शरीर शुक्राणु और अंडाणु जो है वो जनन कोशिकाएं हैं जो कि जो है प्रजनन में सहायता करती प्रोडक्शन में सहायता करती। तो भई यहाँ पर ये शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होना, इनमें विभाजन होना, फिर एक नई संतति उत्पन्न होना, ये सब काम के लिए जो है का विभाजन होना ज़रूरी है। ठीक है? तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि कोशिका विभाजन हमारे शरीर में आवश्यक क्यों है? वृद्धि व विकास के लिए भी होता है। क्लियर हो गया कोशिका विभाजन का? अब देखो इस एम फेज़ में हमने बात की थी कि एम फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो एम फेज़ जो है वो 2 अवस्थाओं में कंप्लीट हो रहा था। अब एम फेज़ में भी 2 प्रोसेस हो रहे थे। पहले इस एम फेज़ में होता है कैरियोकाइनेसिस यानी सबसे पहले क्या होता है भई केंद्रक विभाजन होता है। क्या होता है भई केंद्रक का विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। केंद्रक विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस और सेकंड इसके अंदर फेज़ आता है, वो आता है साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन। साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन विभाजन या साइट ये 2 काम होते हैं। अब ये 2 काम होते हैं लेकिन इस पहले का जो प्रोसेस चलता है, पूरा प्रोसेस कैसे अभी कैरियोकाइनेसिस में क्या-क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, सब कुछ जो है आज की क्लास में हम एक क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, अब बात करूँ मैं कि भई कोशिका विभाजन का विभाजन होता कितने प्रकार का है? सेल डिवीज़न टाइप्स की बात की जाए, सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन होता है प्रकार का भई 3 प्रकार का होता है। सेल डिवीज़न होता है 3 प्रकार का, 3 प्रकार होते हैं। प्रकार ही है भई ये चलिए देखो, अब 3 प्रकार के कौन-कौन से कोशिका विभाजन होते हैं? 3 प्रकार के कोशिका विभाजन की बात करें तो सबसे पहले आता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जिसे कहते हैं एमाइटोसिस असूत्री विभाजन यानी कि एमाइटोटिक या एमाइटोसिस। आगे बात करें दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। विभाजन एक विभाजन होता है विभाजन प्रकार का, जिसे कहते हैं इसे क्या कहेंगे भई माइटोसिस। फिर आगे बात करें तो एक विभाजन पाया जाता है कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन। विभाजन भई विभाजन कहते हैं मियो क्या कहेंगे? अब क्या है माइटोसिस? क्या है मियोसिस? ठीक, क्या है माइटोसिस? क्या है एमाइटोसिस? क्या है मियोसिस? कहाँ-कहाँ, किन-किन कोशिकाओं में होता है? फिर विभाजन के हमने 3 प्रकार देखे, विभाजन होते हैं 3 प्रकार का असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन यानी एमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन और अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। अच्छा,
अब कि भई ये किन-किन कोशिकाओं में होता है। हमारा शरीर की बात की जाए तो हमारे शरीर में कोशिका विभाजन चलता है, ठीक है? और अन्य जीवों में भी कोशिका विभाजन चलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भई असूत्री कोशिका विभाजन क्या है? माइटोसिस असूत्री विभाजन कोशिका की बात करें, माइटोसिस कोशिका विभाजन की बात करें, तो ये उन कोशिकाओं में होगा जो है जिनका शरीर जो है या तो एक कोशिका से निर्मित होता है, लाइक जैसे मैं बात करूँ कि अमीबा, पैरामीशियम हो गए, है ना? तो जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसमें विभाजन पाया जाता है, वो होता है असूत्री विभाजन होता है। की अगर बात करें, जितनी भी प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाएँ होती हैं, प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। भई ऐसी कोशिकाएँ जिसमें या तो केंद्रक होगा नहीं या फिर केंद्रक जो है होगा तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो कोशिकाएँ कहलाती है प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो असूत्री कोशिका विभाजन होता है, वो अविकसित कोशिकाओं में होता है, अविकसित या अल्प कोशिकाओं में होता है। अविकसित से अल्प कोशिकाएँ, अविकसित या अल्प विकाएँ में विभाजन होगा, वो होगा असूत्री विभाजन माइटोसिस। अविकसित या अल्प विकसित कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो होता है माइटोसिस। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कैरियोटिक कोशिकाओं में होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक है ना। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के लाइक उदाहरण अगर अपन देखें एग्जाम्पल में, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिया हो गया, इनमें इनके में जो सेल डिवीजन पाया जाता है वो कौन सा है? असूत्री विभाजन माइटोसिस। फिर बात करते हैं कि भाई समसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर की बात कर ले, हमें पता है कि हमारे शरीर में जो है दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती। अब दो प्रकार की कोशिकाएं भाई कौन कौन सी है? एक होती है कायिक कोशिका यानी कि, और एक होती है यानी कि गैमेट्स। तो जो कायिक कोशिकाएं होती है, जो कायिक कोशिकाएं होती है, भाई आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे शरीर के अंदर टोटल अगर क्रोमोसोम्स, टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर पेयर में पूछ 23 पेयर यानी 23 जोड़ी होते हैं। इन 23 जोड़ी की हम बात करें तो 22 जोड़ी होते हैं वो कायिक कोशिकाओं के अंदर होते हैं, 22 जोड़ी कायिक कोशिकाओं के अंदर होंगे, और एक जोड़ी वो जनन को पाए जाएंगे भाई। यानी हम बात करें इन कायिक कोशिकाओं की, तो कायिक कोशिकाओं के अंदर वो विभाजन होता है जो हमारे शरीर की, ये कायिक कोशिकाएं क्या कार्य करती है हमारे शरीर में? विकास के लिए कायिक कोशिकाएं, या यूं कह दो कि सोमेटिक सेल्स का काम क्या है? शरीर विकास करना। कायिक कोशिकाओं के अंदर जो विभाजन पाया जाता है वो होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है भाई? समसूत्री विभाजन, या जिसे कहते हैं माइटोसिस। और मेनली अगर बात की जाए तो ये समसूत्री विभाजन, भाई इसका नाम समसूत्री विभाजन क्यों रखा गया है? कि जब ये कायिक कोशिकाएं विभाजित होती है और इनसे नई पुत्री कोशिकाएं बनती है भाई, दो नई पुत्री। थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊंगी आपको ये, लेकिन फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा इनों को समझने के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, ठीक है। ये कायिक कोशिकाएं जो इसकी शरीर का निर्माण करती है, ठीक है। इन कोशिकाओं में विभाजन होता है तो इससे नई पुत्री कोशिकाएं बनती है, नई टोटल सेल्स बनेगी इसके अंदर। यहाँ पर जो गुण संख्या होती है, भाई टोटल गुणसूत्र होते हैं 46, और कोशिकाएं बनती है उनमें भी बराबर समान रूप से आती है 46 और 46। दोनों पुत्री कोशिकाओं में भाई ये कोशिका विभाजित होकर, एकमात्र कोशिका विभाजित होकर वो नई पुत्री कोशिकाएं बनाएगी, कहलाएगा समसूत्री विभाजन। पर जब इसमें विभाजन होता है, कोशिका विभाजित होकर आगे दो कोशिकाओं में बनती है, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। मात्र कोशिका में है उतने ही बराबर संख्या में दोनों पुत्री कोशिकाओं में, इसलिए इसको कहते हैं समसूत्र, यानी समान रूप से जो है आगे पुत्री कोशिकाओं में पहुंचेंगे, कहते हैं समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। बेसिकली तो अभी तो हमें क्या याद रखना है, जस्ट एक इंट्रो ले रहे हैं हम। भाई सेल डिवीजन होता कितने प्रकार का है? कोशिका विभाजन होता है 3 प्रकार का, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन अविकसित या अल्प विकसित कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर के घाव बढ़ना है ना, वो सब कुछ समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट देखो, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की बात करें, जनन कोशिकाओं में होता है। होता है भाई जनन कोशिकाओं में होता है, और जनन है लाइक शुक्राणु हो गया। जैसे मानव शरीर की बात की जाए तो शुक्राणु हो गया, अंडाणु, इनमें होने वाला जो कोशिका विभाजन है वो कौन सा है भाई? अर्धसूत्री। अब इसका नाम अर्धसूत्री विभाजन क्यों? क्योंकि यहाँ से एक मदर सेल
डिवीजन करती है, यानी एक मात्र कोशिका विभाजित होती है और उस मात्र कोशिका के विभाजन के पश्चात जो है 4 पुत्री कोशिकाएँ बनती है भाई 4 पुत्री कोशिकाएँ बनती हैं। तो मतलब 4 डॉटर सेल बनेगी यहाँ पर। अब एक्चुअल मदर सेल मात्र कोशिका थी, उसके पास थी 46 गुण, लेकिन जब इनसे डॉटर सेल बनती है तो इन चारों सेल के अंदर जो है गुणसूत्र की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह आधी गुणसूत्र संख्या ही आगे पुत्र कोशिकाओं में पहुंचती है, इस कारण से विभाजन को कहते हैं अर्धसूत्री का विभाजन। फिलहाल तो यहाँ अभी यही असूत्री विभाजन अल्प विकसित या प्रोकैरियोटिक कोशिका में, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में और अर्धसूत्री विभाजन जो है क्लियर हुआ यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, हम एक एक को करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई यह सूत्री विभाजन क्या है। देखो कि सबसे पहले कि हम पढ़ रहे हैं इंटरफेस अवस्था, हम जो है हमारी पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बात करते हैं एम फेज यानी माइटोटिक डिवीजन फेज, विभाजन अवस्था। इस अवस्था में कोशिका विभाजन कर नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। विभाजन की ये अवस्था सबसे कम समय में पूरी होती है, तो अपन ने पहले ही पढ़ा था भाई किसी सेल साइकिल में इंटरफेज लगभग होता है 5%, यानी जिस मानव शरीर की कोशिकाओं की बात करें वही 23 घंटे यानी 23 आवर्स तो केवल और केवल कौन सी अवस्था में लग गए। आगे बात करें भाई ये जो एम फेज है ये तो मात्र एक यानी 1 आवर में ही बहुत कम समय लगता है इसको क्या, और लगभग ये कितना 5% होता है साइकिल का 5% एम। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के देखे जाते हैं, असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। असूत्री विभाजन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, असूत्री विभाजन एमाइटोसिस विभाजन क्या होता है? एमाइटोसिस सेल डिवीजन। सर्वप्रथम रॉबर्ट रेमक ने की आरबीसी विभाजन को, असूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले किसने की? भाई रॉबर्ट रेमक ने की। और किस में देखा है उन्होंने? आरबीसी को देखा और उसके अंदर विभाजन। भाई आरबीसी एक क्या है? आरबीसी जो है लिविंग सेल है, यानी एक प्रकार की जीवित कोशिका है। सबसे पहले सेल डिवीजन है ना, असूत्री विभाजन एमाइटोसिस से पहले चूज आरबीसी में रॉबर्ट रेमक। चलिए अब आगे देखो कि इस विभाजन में केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य एक साथ साधारण रूप से भागों में बट कर वो नई पुत्री कोशिकाओं का यानी डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ जो डायग्राम लगा हुआ है पहले उसी से समझ लेते हैं, है ना। देखो कि जैसे कि एक कोशिका है, ये कोशिका है, इसके अंदर ये एक केंद्रक है, ये बाहर वाला जो द्रव है कौन सा है भाई? कोशिका। जब इस प्रकार की कोशिका में विभाजन सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस एक ब्लैंक स्लाइड के साथ फिर वापस हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं। चलिए सपोजली ये जो है एक हम पढ़ रहे हैं एमाइटोसिस। क्या पढ़ रहे हैं भाई? एमाइटोसिस यानी कि असूत्री का विभाजन। ये कोशिका है और ये कैंसर। तो ये वाला विभाजन जब होता है तो इस वाले विभाजन में सबसे पहला प्रोसेस होता है कि ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक धीरे जो है लंबा होना शुरू। भाई अभी आपको बिल्कुल सर्कुलर शेप में दिखाई दे रहा है ना, सर्कुलर शेप में दिखाई दे रहा है। फिर देखो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गई, कोशिका रहेगी और इस कोशिका में ये केंद्रक जो है धीरे धीरे लंबा होने की कोशिश, केंद्रक है ये इस तरीके से लंबा होना खिंचना शुरू हो जाएगा, दोनों साइड से खिंचता हुआ लंबा होने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगी और ये केंद्रक धीरे धीरे क्या होता जाएगा भाई? ये केंद्रक धीरे धीरे लंबा होता जाएगा। फिर लंबा होने के बाद में एक टाइम ऐसा आएगा, एक प्रोसेस जब ये केंद्रक क्या होगा खिंच कर बिल्कुल भागों में अलग से बट जाए। मतलब ये एक केंद्रक धीरे धीरे लंबा होना शुरू हुआ और उसके बाद में ये एक ही केंद्रक क्या हो जाता है? दो केंद्रकों में विभाजित हो। ठीक है, अब सुनना पहले एक चीज, यहाँ पर अगर मैं बात करूं एमाइटोसिस की बात चल रही, यहाँ पर ये केंद्रक तो विभाजन होना शुरू होता ही है, पर जब ये केंद्रक तरीके से लंबा होना शुरू होता है तो आपको पता है कि दोनों साइड से यहाँ पर जो है ना एक पीस बनना स्टार्ट हो जाता है, एक खाच बनना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ में फिर कोशिका भी क्या होती है उसी तरीके का शेप लेना स्टार्ट कर लेती है। अब कोशिका का शेप इस तरीके से क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर से जो ये केंद्रक है ये केंद्रक लंबा होता जा रहा है और साथ ही साथ इसके चारों ओर का जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य तरीके से जो है अलग होने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? जैसे ही ये केंद्रक अलग होगा,
कोशिका द्रव्य भी क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य भी पूरा अलग हो जाएगा और इससे कि एक अलग केंद्रक और एक अलग कोशिका बन जाए। ये केंद्रक आगे जाके दो केंद्रक बना लेगा और कोशिका द्रव्य भी विभाजित होकर आगे जाके क्या हो जाएगा, वो भी इस तरीके से माइटोसिस में सबसे पहले केंद्रक विभाजित होना शुरू होता है और जैसे ही केंद्रक विभाजन होकर अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करता है तो साथ ही साथ में द्रव्य भी विभाजित होना शुरू। एमाइटोसिस असूत्री विभाजन कोशिका के लिए आपको पहली चीज याद रखनी है कि भाई ये असूत्री कोशिका विभाजन होता कहाँ पे है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है या अल्प विकसित या अविकसित कोशिकाओं में होता है। पहला लाइन आपको ये याद रखनी है। दूसरी लाइन याद रखनी है कि इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों एक साथ विभाजित होना शुरू होते हैं। देखो मैं फिर से पॉइंट यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए ताकि आपको जो है कभी भी आप ये एमाइटोसिस डिवीजन ना भूले। ठीक है, पहला पॉइंट तो है कि भाई प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक या अविकसित कोशिकाओं में होता है। प्रोकैरियोटिक या अविकसित या अल्प विकसित कोशिकाओं में असूत्री विभाजन पाया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आपके लिए भाई इसमें केंद्रक में कोशिका द्रव्य एक साथ विभाजित, केंद्रक में का द्रव्य एक साथ विभाजित ना शुरू साथ ही ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि एकमात्र कोशिका से यानी एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है विभाजन में। एकमात्र कोशिका से क्लियर हो गया। यहाँ पे ये 3 पॉइंट है, बस ये 3 पॉइंट ही हमें असूत्री कोशिका विभाजन में आता है। अब देखो वापस से अगर बात करें तो ये केंद्रक था, ये केंद्रक जैसे ही थोड़ा लंबा होने लग गया उसी तरीके से आगे जाके कोशिका द्रव्य ने भी वैसे ही विभाजन के लिए तैयार हो गया, कोशिका जो है विभाजन के लिए तैयार हो गई। फिर आगे जाके क्या होता है कि जैसे केंद्रक जो है केंद्रक में विभाजित हो जाता है, तो अलग अलग प्रकार के केंद्रक विभाजित हो गए। इसके पास में देखो केंद्रक झिल्ली बन गई है, साथ ही ये कोशिका द्रव्य भी अपने आप दो भागों में बट जाता है। जैसे ही दो केंद्रक बनते हैं, कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ता है, वो नई पुत्री कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती। ये था आपका क्या, एमाइटोसिस यानी कि असूत्री का विभाजन। समझ में आ गया होगा आई होप। देखो यहाँ पर जो यहाँ मेन डायग्राम बनाया हुआ है कि भाई ये केंद्रक था, सबसे पहले ये लंबा होना शुरू हो रहा था, जैसे ही लंबा हो रहा था तो कोशिका द्रव्य विभाजित होना स्टार्ट हो रहे थे। कोशिका की जो बाहर की झिल्ली अपने आप से क्या हो रही थी, दो भागों में बंटना स्टार्ट हो गई। फिर नेक्स्ट प्रोसेस देखो कि यहाँ पर अगर बात करें, अब यहाँ पर और भी ज़्यादा क्या हो गया भाई, ये कोशिका झिल्ली के अंदर बीच में यहाँ पे क्या बनने लग गई, खाज बनने लगी है। यहाँ पर हम कह सकते एक आने लग गया है। ये आगे चलकर ये क्या बन रही है, में डिवाइड, दो अलग अलग केंद्र है और दो भागों में क्लियर है। यहाँ पे देखो कि इस विभाजन में केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य एक साथ साधारण रूप से दो भागों में बंटकर दो नई पुत्री कोशिकाएं रोटर सेल का निर्माण करते हैं। प्रोकैरियोट्स जैसे प्रोटोजोआ, बिना स्तनधारियों की एम्ब्रियो में तथा पुराने या क्षतिग्रस्त ऊतकों की सेल में प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। सूत्री कोशिका विभाजन कहाँ कहाँ होता है हमने देख लिया है और किस प्रकार का होता है वो भी हमने देख लिया। चले आगे, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस फेज। समसूत्री विभाजन की बात करें, देखो समसूत्री विभाजन में अगर हम बात करें, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। अब माइटोसिस बात करें तो सबसे पहले कि भाई ये होगा किसमें, सबसे पहले तो हमें लाइन याद रखनी ये होता किसमें है, ये होता है कायिक कोशिकाओं में, सोमेटिक सेल्स में। सोमेटिक सेल या कायिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है, कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल में समसूत्री पाया जाता है। अब आगे बात करें तो इसके लिए और क्या जानना जरूरी है, तो भाई जो समसूत्री विभाजन है आपको पता है कि इस विभाजन में कोई भी सेल डिवीजन हो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, भाई माइटोसिस। तो ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा इसमें दो प्रोसेस आप सभी को पता है कि भाई दो प्रोसेस कौन कौन से होंगे।
सबसे पहले होगा इसमें इंटरफेस, इंटरफेस यानी अंतरावस्था, जहाँ पर कोशिकाएं क्या करेगी, इंटरफेस या अंतरावस्था, जहाँ पर कोशिका विभाजन से तैयारी करेगी, यानी कोशिकाएं विभाजन होने के लिए यहाँ पर तैयार होगी। जब माइटोसिस सेल डिवीजन, समसूत्री का विभाजन में पहला स्टेप इंटरफेस आता है, यहाँ पर इसके अंदर क्या ये अपन ने पढ़ी है, इंटरफेस अंतरावस्था, जिसमें G1 S और G2 अवस्थाएं होती है। तो यहाँ जब समसूत्री विभाजन होता है तो इसकी अंतरावस्था में डीएनए का एक बार द्विगुणन होता है। डीएनए का एक बार द्वि एक बार द्विगुण क्या है, यहाँ पे इंटरफेस अवस्था हो गई है। ठीक है, अब ये इंटरफेस अवस्था कंप्लीट हो गई है भाई, इसमें सारी अवस्थाएं आ गई, G1 आ गई, S आ गई और G2। इस अवस्था से निकलने के बाद ये वाला फेज कंप्लीट करने के बाद कोशिका पहुंचती है किसके अंदर, सेल डिवीजन के अंदर। कोशिका कहाँ जाएगी, एम फेज के अंदर जाएगी। जब समसूत्री विभाजन का एम फेज स्टार्ट होता है, समसूत्री विभाजन का एम फेज स्टार्ट होता है, तो सभी को मालूम है एम फेज में सबसे पहला प्रोसेस क्या आएगा, सबसे पहला प्रोसेस आएगा केंद्रक का विभाजन। क्या आएगा भाई, केंद्रक का विभाजन शुरू होगा। ठीक है, पहला होगा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होगा कोशिका द्रव्य विभाजन, का द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब देखो केंद्रक विभाजन होगा, तो केंद्रक विभाजन होने का मतलब यहाँ पर आपको एक चीज क्या थी, सबसे पहले केंद्रक विभाजित होना। केंद्रक विभाजन में केंद्रक विभाजित होगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, दो केंद्रक बन, एक ही कोशिका के अंदर कितने केंद्रक बन जाएंगे, दो केंद्रक बन। कि जब समसूत्री विभाजन की एम फेज अवस्था स्टार्ट होती है, यानी विभाजन की अवस्था स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है भाई, केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस। जब ये कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, एक केंद्रक विभाजित होकर क्या हो जाता है, दो केंद्रक में बढ़ जाता है। केंद्रक विभाजन में तो यही प्रोसेस चलता है। समझ में आ गई ये बात, केंद्रक जो है विभाजित होकर दो केंद्रक बना देगा, कोशिका तो एक रहेगी लेकिन केंद्रक क्या हो जाएगा, दो केंद्रकों में बढ़ जाएगा। अब सुनिएगा यहाँ पे, क्या ये जो प्रोसेस हुआ एक केंद्रक से दो केंद्रक का बनना, ये चार स्टेप में होता है। तो चार स्टेप हम पहले देख चुके हैं। चार स्टेप क्या क्या है, तो चार स्टेप की अगर हम बात करें, पहला स्टेप होता है प्रोफेज, दूसरा स्टेप होता है एनाफेज, सॉरी दूसरा स्टेप होता है मेटाफेज। ये पहला प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और चौथा होता है टीलोफेज। यानी कि जब केंद्रक विभाजित हो रहा है, इन चार प्रोसेस को कंप्लीट करके फिर विभाजित हो, कह दो कि एक केंद्रक से ये केंद्रक बनना, इस बीच में ये चारों अवस्थाएं चलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब क्या क्या होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में, वो हम बाद में समझ। पहले फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि ये पूरा एम फेज जो है, ये इन दो फेजेस में, इन दो अवस्थाओं में कैसे होता है। तो पहली चीज, इस एम फेज में समसूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन होगा, एक केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रकों का निर्माण करेगा। अब देखो, ये एक मात्र कोशिका है जिसके अंदर क्या है, दो केंद्रक है। एक मात्र कोशिका है, एक मदर सेल है जिसके अंदर दो। अब इस मदर सेल में डिवीजन शुरू होगा, मदर सेल में डिवीजन शुरू होगा, यानी अब इसका कोशिका द्रव्य विभाजित होना शुरू होगा। हालांकि देखो मात्र कोशिका यही थी जिसके केंद्रक दो भागों में बढ़ गए हैं, ये है मात्र कोशिका, कहेंगे मदर सेल, मात्र कोशिका इसे कहेंगे। यहाँ से हम इसको इरेज कर लें। अब ये जो, अब जब आगे इसका कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, कोशिका द्रव्य विभाजित होने के बाद में केंद्रक अलग अलग कोशिकाओं में चला जाएगा। यानी ये कोशिका, जैसे ही इसका कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, तो फिर इससे दो नई कोशिकाओं का निर्माण होगा और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक जो है अपने आप से चला जाएगा। ये कोशिका में दो केंद्रक बन गए, लेकिन इसका कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ। अब स्टेप, अगला स्टेप क्या आया भाई, कोशिका द्रव्य विभाजन का। अब कोशिका द्रव्य भी जब विभाजित हो जाएगा तो फिर क्या बनेगी भाई, दो नई पुत्री कोशिकाएं बनेगी, दो नई सेल बनेगी। डॉटर सेल का निर्माण यहाँ पे हो गया, किसके कारण, जैसे कोशिका द्रव्य विभाजित हुआ उसके कारण। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो है हमारा क्या चलता है, समसूत्री विभाजन चलता है। विभाजन में पहले केंद्रक विभाजन, उसके बाद में जो है कोशिका द्रव्य। क्लियर हुआ यहाँ पे। तरीके से साइटोकाइनेसिस बन गया, केंद्रक सॉरी कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। और अब एक चीज नोट कीजिए कि समसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका विभाजित होना शुरू होती है और अंत में आकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितनी का भाई, टू डॉटर सेल का निर्माण करती है। समसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका विभाजित होकर
2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर क्लियर हुई ये बात? और जो दोनों पुत्री कोशिकाएँ बनती हैं उसमें समान रूप से जाते हैं। समान रूप से जाने का मतलब ये जो मातृ कोशिका थी, अंदर टोटल 40 गुण। जब ये 2 डॉटर सेल बनी तो प्रत्येक सेल में भी 46-46 गुण। एक ऐसा कोशिका विभाजन में मातृ कोशिकाएं विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है और दोनों पुत्र कोशिकाओं में मातृ कोशिका के समान ही गुणसूत्र की संख्या होती है, वो कहलाता है समसूत्र विभाजन, यानी माइटोसिस सेल डिवीजन। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब हम क्या करेंगे? पहली चीज आपको ये समझ में आ गई कि विभाजन हुआ कैसे ना, बिल्कुल शॉर्ट से अपन ने समझा भाई। 2 फेजेस होंगे, इंटरफेज और माइटोसिस यानी एम फेज होगा। इंटरफेज में डीएनए का एक बार द्विगुणन हो जाएगा। आगे चले तो एम फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में पहला एक केंद्रक विभाजित होकर केंद्रक बनाएंगे। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य विभाजित होकर नई कोशिकाएं निर्माण में आ जाएगी और गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से में समान रूप से समान संख्या। ये था समसूत्र। अब हम देखेंगे कि जब केंद्रक विभाजन शुरू हुआ तो उस समय प्रोफेज में क्या क्या दिखाई देता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। तो चलो मैं यहाँ आपको पहले एक बार शॉर्ट तरीके से समझा दूँ प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज इन दोनों अवस्थाओं में क्या होता है। उसके बाद जो है हम इनकी डिटेल को भी पता है कि जो कोशिका होती है तो पहली स्टेप में बता रही हूँ कि जो फेज होता है, प्रोफेज वाली स्टेज में प्रोफेज या इसको कहते हैं पूर्वावस्था, क्या इसे कहेंगे पूर्वावस्था। ये प्रोफेज फेज या इसे या पूर्वा के बाद में आती है मेटाफेज अवस्था। क्या भाई? मेटाफेज अवस्था, मेटाफेज या जिसे अवस्था का, और इसके बाद में आती है एनाफेज। एनाफेज या जिसे कहेंगे अवस्था, एनाफेज। और फिर एक आएगी लास्ट फेज या अवस्था, तो फेज का। अब ये 4 प्रोसेस चलेंगे। अब इस 4 प्रोसेस में कैसे का विभाजन होता है। ये एक कोशिका है, कोशिका में एक केंद्रक है। अब जब पहले ही प्रोफेज की अवस्था आती है, जैसे सपोज ना कि इंटरफेज की अवस्था हो गई, समसूत्र विभाजन में जब इंटरफेज की अवस्था हो गई, कोशिका ने अपनी सारी पूर्व जैसे डीएनए का द्विगुणन कर लिया, डीएनए का रेप्लिकेशन कर लिया, प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण कर लिया, नए प्रोटीन नए एंजाइम बना लिए। अब वो सेल जो है डिवीजन के लिए रेडी हो चुकी है, यानी कि वो एम फेज में जो है इंटर कर चुकी। एम फेज में जैसे ही कोशिका आएगी तो सबसे पहले उसका स्टेप स्टार्ट होगा प्रोफेज यानी पूर्वावस्था। पूर्वावस्था में क्या होता है कि जो ये केंद्रक होता है, इस केंद्रक की झिल्ली जो है, ये केंद्रक की झिल्ली जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। सबसे पहला ही काम क्या होता है प्रोफेज अवस्था में, केंद्रक झिल्ली जो है वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले केंद्रक झिल्ली को हम गायब करना स्टार्ट करेंगे। भाई इसको हल्के डोज खा दो ताकि अपने को पता चले कि ये केंद्रक झिल्ली हमें आ चुकी है। केंद्रक झिल्ली गायब होना स्टार्ट हो जाती है। केंद्रक के अंदर जो एक छोटी सी संरचना पाई जाती है केंद्रिका, जिसको हम पढ़ के आ चुके हैं कोशिका के सारे अंगों के अंदर, है ना। केंद्रक के अंदर जो एक और अंग होता है केंद्रिका, ठीक, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, केंद्रक यानी न्यूक्लियस और केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। क्या होगा भाई? केंद्रिका यानी न्यूक्लियो। पहली चीज प्रोफेज में क्या क्या हुआ, केंद्रक झिल्ली गायब होना शुरू हुई। प्रोफेज में पहली चीज क्या हुई भाई? केंद्रक झिल्ली गायब होना शुरू हुई। ठीक है, की बात करें हम तो इसका काम क्या हुआ? केंद्रिका पूर्ण रूप से गायब हो गई, केंद्रिका भी पूर्ण रूप से गायब हो गई, यहाँ पे केंद्रिका गायब हो गई। फिर देखो तीसरा स्टेप इसमें आता है कोशिका के अंदर, स्पेशली हम बात करें जंतु कोशिका की, है ना। तो जंतु कोशिका में कोशिका का एक अंग होता है जिसे हम कहते हैं तारककाय सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? तारककाय सेंट्रोसोम। तो तारककाय होते हैं, वो तारककाय क्या करते हैं, दोनों मतलब जो तारकाएं होते हैं वो ध्रुवों की ओर गति करना शुरू करते हैं। भाई पोल होते हैं ना, जैसे अगर हम बात करें हम पृथ्वी पे तो पृथ्वी पे भी पोल है, पृथ्वी पे भी ध्रुव है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। वैसे ही
यहाँ पर ये जो मतलब ये जो तारकाय होते हैं, तारकाय या सेंट्रोसोम होते हैं ना, तारकाय या सेंट्रोसोम जो होते हैं ये क्या करते हैं, ध्रुवों की ओर गति करना शुरू। एक सेकेंड पहले इसको अलग पेन से हाईलाइट कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये देखिए, तारे की आकृति जैसा जो कोशिका के द्रव्य के अंदर ही पाया जाता है कहते हैं तारकाय। क्या कहते हैं, तारकाय या सेंट्रोसोम, तारकाय या सेंट्रोसोम। अब ये तारकाय सेंट्रोसोम क्या करेंगे, ध्रुव की ओर गति करना, यानी ये तारकाय जो है इस पोल की तरफ आने का प्रयास करेगा, ये तारकाय इस पोल की तरफ आने का प्रयास करेगा। तो प्रोफेज में ही काम होते हैं, केंद्रक झिल्ली गायब होती है, केंद्रिका गायब होती है, तारकाय ध्रुवों की ओर गति करना शुरू। फिर बात करते हैं मध्यावस्था। अब उससे भी पहले एक चीज सुन, केंद्रक के अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो बिल्कुल पतले पतले धागे समान दिखाई देते हैं। किस अवस्था में भाई, प्रोफेज अवस्था में। ये जो पतले धागे नुमा संरचना दिखती है कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। प्रोफेज अवस्था के अंदर जो है गुण जो है क्रोमेटिन में दिखाई देते हैं, क्रोमेटिन यानी कि जाल के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुणसूत्र क्लियर नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि धागे नुमा संरचना है। समझ में ये बात। चलिए अब आगे चले तो आगे आती है मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज अवस्था। अब पहली चीज, मेटाफेज अवस्था से भी ये जो फेज अवस्था है, इस प्रोफेज अवस्था में भी दो अवस्थाएं होगी, एक प्री प्रोफेज अवस्था है ना, और एक पास्ट प्रोफेज अवस्था। यानी एक तो पहले से प्रोफेज अवस्था की पूर्व की अवस्था और एक मेन प्रोफेज अवस्था। पहले उसी पे हम बात कर लेते हैं, प्रोफेज अवस्था में क्या होगा और उससे बाद में प्री मतलब बाद वाली प्रोफेज अवस्था में क्या होगा। तो पहले नंबर की प्रोफेज अवस्था होगी, ये गुणसूत्र जो है धीरे धीरे जो है, ये क्रोमेटिन जो है धीरे धीरे जो है गुणसूत्रों में परिवर्तित, मतलब ये क्रोमेटिन थोड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं, मोटे होना शुरू हो जाते हैं, तो वो पूरे ऐसे गुण दिखाई देना शुरू कर देते हैं, सिर्फ गुणसूत्र की तरह दिखाई देना शुरू करते हैं, लेकिन रहते तो वहां पर भी किसमें, झुंड में रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। चलिए अब आगे चले, जब मेटाफेज अवस्था आती है तो मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली जो है वो पूरी तरीके से हट जाती है, केंद्रक झिल्ली गायब हो गई। क्या हुआ, उस केंद्रक द्रव्य के अंदर से क्रोमोसोम बाहर आ गए, गुणसूत्र बाहर आ गए। अब गुणसूत्र जब बाहर आए तो गुणसूत्र जो है पूरा क्या हो गया कि यहाँ पर बिल्कुल मध्य की लाइन के अंदर आ गए, बिल्कुल बीच में आके गुणसूत्र जो है इकट्ठे हो गए, बीच में आके गुणसूत्र इकट्ठे हो चुके। और जो ये तारकाय होते हैं ये दोनों की ओर चले जाते हैं, दोनों तारकाय जो है ये क्या करते हैं, दोनों अलग अलग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। जैसे ये तारकाय दोनों ध्रुव की ओर चले गए, फिर इनसे मतलब इनसे एक और संरचना निकलती है, ये कहते हैं फाइबर, यानी कि तंतु सेंट्रो मतलब तरकु तंतु निकल जाते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे, तो भाई मेटाफेज अवस्था में सबसे पहले क्या होता है, मेटाफेज अवस्था के अंदर अगर बात करें, सबसे पहले तारकाय जो है, तारकाय दोनों ध्रुव, तारकाय ने गति करना शुरू की ना, यहाँ पे सेंट्रोसोम ने गति करना स्टार्ट की, दोनों तारकाय जो है अलग अलग ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं, दोनों अलग अलग ध्रुव की ओर आ गए। फिर इनमें क्या होता है, इन तारकाय से जो है पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं और निकलती, ये कहलाते हैं तरकु तंतु। क्या कहते हैं इनको, तरकु तंतु, या इन्हें कहते हैं स्पिंडल फाइबर, कहते हैं स्पिंडल फाइबर या तरकु तंतु। ठीक, इस तरीके की धागे नुमा संरचना जो है निकलना शुरू, और वो क्या करती है, यहाँ से जो ये धागे नुमा संरचना निकलती है ये पकड़ के रखती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मेटाफेज अवस्था में सबसे पहले केंद्रक झिल्ली खत्म, केंद्रक झिल्ली से क्या हो गए, बाहर आ गए, बाहर आकर बिल्कुल में आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल में आ जाते हैं। और इन गुण पकड़ कर कौन रख रहा है, सेंट्रोमियर, यानी कि तारकाय था, इस तारकाय से निकले हुए ये तरकु तंतु इसको पकड़ कर रख। अब सुनना इधर, मध्यावस्था में ये में आ गए हैं, अब ये झुंड में नहीं है, तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, गुणसूत्रों को गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गुणसूत्रों की गिन जा सकती है। और गुण जो है बिल्कुल बीच में आ गए हैं, इसलिए क्या कहते हैं, मध्यावस्था जो है वो बिल्कुल बीच में आ जाते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज। और इन गुणों को ये तारकाय किसी धागे की संरचना जैसी से अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, तारकाय क्या करते हैं, इनको को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तो पहली चीज, मेटाफेज अवस्था में, मेटाफेज अवस्था में तारकाय सेंट्रोसोम ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं, ध्रुवों पर पहुंच जाते, देखो वहां तो ध्रुवों की ओर पहुंचने की गति कर रहे थे, जबकि मेटाफेज अवस्था में तारकाय सेंट्रोसोम ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, फिर
क्या निकलते हैं, तरकु तंतु निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, तंतु का निर्माण होता है। ये तरकु तंतु क्या करते हैं, गुणसूत्र को यहाँ पर पकड़ के रखते हैं बिल्कुल के, और गुणसूत्र जो है वो बीच में आ जाते हैं, इसलिए मध्यावस्था की। क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर आगे बात करते हैं पश्चावस्था यानी कि एनाफेज की बात करें। पश्चावस्था या एनाफेज में क्या होता है, तारक ये गुणसूत्र होते हैं, तो ये तारकाय क्या करते हैं, पूरी तरीके से अपनी ओर खींच लेते हैं। क्या करते हैं, पूरी तरीके से अपनी ओर खींच लेते हैं। मध्य में व्यवस्थित यहाँ पर इन सेंट्रोमियर्स तारकाय के द्वारा को अपनी ओर खींचा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, अपनी ओर खींचा जाता है। जब गुणसूत्र को ये तारकाय खींचते हैं तो यहाँ पर गुणसूत्र के आकार भी दिखाई देने लगता है, गुणसूत्र का शेप दिखाई देने लगता है, आकार का है। जैसे कुछ एल आकार के होते हैं, आकार के होते हैं, तो यहाँ पर गुणसूत्र का शेप भी दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो भाई गुणसूत्र को तारकाय अपनी ओर किस अवस्था में खींचते हैं, तो आपको याद रखना है पश्चावस्था में। पश्चावस्था में तारकाय के द्वारा गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचा जाता है। यहाँ पर हम जो है गुणसूत्र आकार का अध्ययन कर सकते हैं। ये गुणसूत्र का यहाँ शेप दिखने लग जाता है, इसलिए आकाकारी की यानी गुणसूत्र का शेप का अध्ययन हम किस अवस्था में करते हैं, पश्चावस्था में करते हैं। ध्यान से सुन, गुणसूत्रों की गिनती कहाँ की जा सकती है, मेटाफेज अवस्था में। गुणसूत्र के शेप यानी गुणसूत्र के आकार यानी गुणसूत्र संरचना का अध्ययन हम कहाँ कर सकते हैं, एनाफेज अवस्था में। कहाँ कर सकते हैं, एनाफेज या पश्चावस्था में कर सकते हैं। चलो, अब क्या हुआ भाई, गुणसूत्र जो है वो तारकाय की तरफ खींचने लगे। तारकाय के द्वारा जब खींचने लग जाते हैं तो फिर लास्ट जब अंत्यावस्था आती है, टी फेज आती है, यहाँ से क्या होता है कि ये तारकाय गुणसूत्रों के अपनी ओर खींच लेता है। भाई ये वाला तारकाय इन गुणसूत्रों को अपनी ओर खींच रहा है और ये वाला तारकाय इन गुणसूत्रों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि जाव से कोशिका द्रव्य भी जो है दो भागों में बट जाता है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम कि भाई एक इधर, एक सेंट्रोमियर ये इधर, ये भी कुछ गुणसूत्रों को अपनी ओर खींच लिया, ये भी कुछ गुणसूत्रों को अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ। जैसे ही ये गुणसूत्र अपने अपने तारकाय के पास चले गए, तो फिर पुनः वापस यहाँ से एक केंद्रक झिल्ली बनना शुरू हो जाती है। केंद्रक झिल्ली बनना शुरू हो जाती है। जैसे ही केंद्रक झिल्ली बनना शुरू होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये दो अलग अलग वो अलग अलग केंद्रकों का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अब देखो इस केंद्रक में अगर हम बात करें तो इस केंद्रक में गुणसूत्र है, और जो ये तारकाय होते हैं, ये तारकाय जैसे गुणसूत्र को अपनी ओर खींच लेते हैं तो फिर एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पर तो अभी अब फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, आ गया लास्ट जो टीलोवस्था होती है, अंतरावस्था होती है। टीलोवस्था अंतरावस्था के अंदर क्या होता है, सबसे पहले चीज टीलोफेज या अंतरावस्था में होता है, तारककाय जो है तारककाय के द्वारा गुणसूत्रों को खींच लिया जाता है। तारककाय के द्वारा लिया जाता है और इनकी जो जिस फाइबर तंतु से ये जुड़े हुए थे, भाई देखो यहाँ पर इस तारककाय के द्वारा जो ये फाइबर तंतु निकल रहे थे, इनके गुणसूत्र जुड़े हुए थे। ये फाइबर तंतु तो हो जाते हैं नष्ट, और गुणसूत्र जो है वो यहाँ पर इस जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही ये गुणसूत्र यहाँ आके इकट्ठे होते हैं, इनके पास एक हो जाती है जिसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे भाई, केंद्रक झिल्ली। जैसे ही केंद्रक झिल्ली बनेगी, गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, केंद्रक द्रव्य भी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर दो केंद्रक बनेंगे, दो केंद्रक झिल्ली बनी तो यहाँ पर दो केंद्रक बन गए, दो केंद्रक बन गए। अब आप ध्यान से एक चीज सुनो कि अगर आपसे पूछे कि पूर्वावस्था और अंतावस्था में क्या क्या अंतर है, देखो वो केंद्रक झिल्ली पूर्वावस्था में गायब होना शुरू हुई, अंतावस्था में वही केंद्रक झिल्ली वापस से बन जाती। तो केंद्रक झिल्ली का बनना किस पे भाई, अंतावस्था में। केंद्रक झिल्ली बनना अंतावस्था में। ठीक है, केंद्रिका जो गायब हुई थी वो केंद्रिका वापस यहाँ आ जाएगी, कहाँ पर, अंत आ जाएगी, आ जाएगी। यहाँ पर गुणसूत्र थे वो क्रोमेटिन जाल के समान दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल पतले पतले धागे समान दिखाई दे रहे थे। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर भी ये जो गुणसूत्र है वापस किस पे चेंज होने लग जाते हैं, क्रोमेटिन जाल बनाने लग। ठीक है, अब यहाँ पर कि जो थे, ये जो तारकाय थे, ये क्या कर रहे थे, ध्रुवों की ओर गति करने का प्रयास कर रहे थे। अगर इधर बात करें तो यहाँ से तारकाय क्या होते हैं, वापस केंद्रक झिल्ली के पास में आ जाते हैं, द्रव्य में रहते हैं और केंद्रक झिल्ली के पास में आ जाते हैं। क्लियर है, तो ये है यहाँ पर जो है समसूत्री विभाजन को, समसूत्री विभाजन में तो हमने केंद्रक विभाजन देखा था। केंद्रक विभाजन जो कि चार अवस्थाओं में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज।
प्रोफेज अवस्था में क्या-क्या प्रोसेस हुआ, केंद्रक झिल्ली गायब हुई, गुणसूत्र जो धागेनुमा संरचना में थे वो बाहर निकले, थोड़ा मोटे होने लग जाते हैं वो, ठीक है? और जो तारकाय थे वो दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। फिर मध्यावस्था आई तो जो गुणसूत्र थे वो बिल्कुल यहाँ पर कहाँ आ जाते हैं, कोशिका द्रव्य में बिल्कुल जगह पे आ जाते हैं, मध्य में एक प्लेट बना देते हैं, ठीक है? और जो तारकाय होते हैं वो दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, इनसे कुछ तंतु निकलते हैं जिनको कहते हैं तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है? जो कुछ तंतु तो एक तारकाय से और गुणसूत्र से जो तंतु जुड़े हुए रहते हैं, एक तो इस प्रकार के तंतु होते हैं और एक तारकाय से तारकाय वाले जो तंतु जुड़े हुए रहते हैं। देखो ये वाला जो फाइबर स्पिंडल फाइबर है, ये इस तारकाय को इस तारकाय से जोड़ने का कार्य करता है और एक स्पिंडल फाइबर ये है जो तारकाय को गुणसूत्र से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर तरकु तंतु भी दो प्रकार के बनते हैं, सतत और असतत। फिर मध्यावस्था में गुणसूत्रों की को गिना जा सकता है कि जब प्रोफेज अवस्था में थे तो पतली धागेनुमा संरचना थी, चूड़ी के रूप में थे, वहां हम गुणसूत्र गिन नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही ये मध्यावस्था में एक जगह आए तो इन गुणसूत्रों को अब क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। एक तो इनका शेप बढ़ गया, इनकी आकाकारी भी बढ़ गई, कारण इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गिन सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या की गिनती किस अवस्था में की जा सकती है, तो मेटाफेज अवस्था में की जा सकती है, मध्यावस्था में की जा सकती है, ठीक है? तारक ध्रुवों पर किस अवस्था में पहुंचते हैं, तो मेटाफेज अवस्था में पहुंचते हैं। तारक से तरकु तंतुओं का निर्माण भी किस अवस्था में होता है, तो मेटाफेज अवस्था में होता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट अवस्था आती है एनाफेज यानी पश्चावस्था। यहाँ पर देखो कि ये तारक जो है पूर्ण रूप से को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं। जैसे ये खींचने का प्रयास करते हैं तो ये गुणसूत्र एक आकार में आ जाते हैं ना। तो कि आकाकारी की यानी गुणसूत्र का आकार का अध्ययन हम किस अवस्था में कर सकते हैं, पश्चावस्था यानी एनाफेज अवस्था में किया जा सकता है, ठीक है? फिर आगे चले तो लास्ट में देखो कि ये गुणसूत्र तारकाय के बिल्कुल पास में चले जाते हैं। जैसे ही गुणसूत्र यहाँ से फाइबर तंतु से हट जाते हैं, फाइबर तंतु टूट जाते हैं और गुणसूत्र अलग अलग होकर एक जगह जाके इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहां पर वापस से केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाता है और दो केंद्रक झिल्ली बनती है और दोनों केंद्रक झिल्ली में अलग अलग गुणसूत्र हैं, तो यहाँ पर दो केंद्रक बन जाते हैं। इस तरीके से जो है केंद्रक का विभाजन होता है। एक केंद्रक विभाजित होकर लास्ट में दो केंद्रक बनाता है। ये वाला जो था ये कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है भाई, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन। ठीक है? फिर अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा भाई, इसके बाद में आपको पता है क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी। चलिए कि अब जो यहाँ पर ये देखो, इसी के अंदर देखिए आप, इसके अंदर ये एक मात्र कोशिका है और इस मात्र कोशिका में दो केंद्रक बन चुके हैं। पहला केंद्रक विभाजन का स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसी मात्र कोशिका को हम उठाएंगे और अब हम क्या देखेंगे, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया। तो साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन का द्रव्य विभाजन, ठीक है? अब देखो केंद्रक विभाजन होने के बाद में जो एक मदर सेल थी, उसके अंदर कितने केंद्रक थे भाई, दो केंद्रक थे। ये एक मदर सेल है, मात्र कोशिका है। अब इसमें विभाजन होगा और इसमें विभाजन अब किस में होगा भाई, अब विभाजित होगा यहाँ से कौन भाई, कोशिका द्रव्य। क्या विभाजित होगा भाई, अब कोशिका द्रव्य दो भागों में बंटने के लिए तैयार होगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य विभाजित होकर कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगा, मतलब ये एकमात्र कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, एकमात्र कोशिका से सिर्फ दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा, तो अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज बिल्कुल नोट करना कि हम पढ़ रहे हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। अब इसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहने का कारण क्या, तो पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि जब मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्र हैं उतने ही गुणसूत्र अगर प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में आ जाए, प्रत्येक डॉटर सेल में उतने ही गुणसूत्रों की संख्या हो जितने की मात्र कोशिका में थी, ऐसा विभाजन समसूत्री विभाजन, यानी कि सूत्र का मतलब ही क्या होता है भाई, गुणसूत्र, क्रोमोसोम होता है। अब सुनना कि देखो केंद्रक विभाजित होकर हमें ये एक कोशिका प्राप्त हुई थी जिसमें दो केंद्रक थे। अब हमें पता है कि इस ये जो दो केंद्रक थे ये समान रूप से केंद्रक द्रव्य था, समान रूप से केंद्रक द्रव्य था, समान रूप से केंद्रक द्रव्य था, तो इसका मतलब इसमें आनुवंशिक पदार्थ भी क्या होगा भाई, समान रूप से होगा। आनुवंशिक पदार्थ भी समान रूप से होगा। आनुवंशिक पदार्थ भी तो बराबर भागों में बटा होगा ना भाई, बराबर भागों में आनुवंशिक पदार्थ बटा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होंगे, 46 गुणसूत्र और यहाँ पे भी क्या आए होंगे, 46। आनुवंशिक पदार्थ अगर समान भागों में है 46 हो गए। अब आगे जब इनसे कोशिकाएं बनी, पुत्री कोशिकाओं में ये केंद्रक अलग अलग हो गए और कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो गया। जैसे ही कोशिका द्रव्य विभाजन हुई, कोशिकाएं बन गई।
बन गई भाई, 2 कोशिकाएं बन गई और टोटल सेल का निर्माण हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके का कि समसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से, एक मदर सेल से विभाजन के पश्चात कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में एक मदर सेल डिवाइड होकर यानी एकमात्र कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं यानी कि दो टोटल सेल का निर्माण करती है। क्लियर हुआ यहाँ पे। और जो कोशिकाओं के अंदर इन कोशिकाओं के केंद्रक में जितने उतने ही गुणसूत्र जो है पुत्री कोशिकाओं में होता है, कारण से इस कोशिका विभाजन को कहा जाता है समसूत्री का विभाजन। कौन सा विभाजन कहेंगे भाई, सम का विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस। समसूत्री का विभाजन साइटोकाइनेसिस। मात्र कोशिका से समान गुणसूत्रों की प्राप्ति होती है में, इस कारण से इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन यानी कि। अब देखिए माइटोसिस पढ़ लिया था हमने, उसके बाद में अब आ जाइए यहाँ पे देखो समसूत्री विभाजन। देखो समसूत्री विभाजन माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ते हैं हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, ये कैरियोकाइनेसिस जो है इन 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान विभाजन अवस्था को 4 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। 4 उप अवस्थाओं में अगर हम पहले इसका ओवरव्यू देखें तो ये हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं। देखो कि इंटरफेज अवस्था में ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, जाल के रूप में होते हैं। और तारकाई जो है वो इधर केंद्र के पास स्थित, तारकाई जो है तारे के समान जैसी संरचना या केंद्र के पास होती है। फिर जैसे ही अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ये गुणसूत्र थोड़े मोटे हो जाते हैं। और मोटे होते हैं तो देखो इनका शेप दिखने लगता है, इनका एक मतलब मोटे हो गए तो ये थोड़ा झुंड के रूप में दिखाई नहीं देते, अलग अलग दिखाई देते हैं। और तारककाय जो है वो दोनों तारककाय क्या प्रयास करते हैं, ये ध्रुवों की ओर गति करने का प्रयास करते हैं। पहले तारककाय यहाँ थे, फिर धीरे धीरे दोनों क्या कर रहे हैं, ध्रुवों की ओर गति करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्ली प्रोफेज अवस्था, ठीक है। फिर लेट प्रोफेज अवस्था में देखो क्या होता है कि तारककाय जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, ध्रुवों की ओर पहुंच जाता है। और इनके बीच जो है पतले धागे नुमा क्या बन जाती है भाई, तंतुओं का निर्माण हो जाता है, तरकु तंतु का निर्माण होता है। ठीक है, ये गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र बीच पे आ जाते हैं, बिल्कुल मध्य में आ जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, गुणसूत्र को गिन सकते हैं। बिल्कुल एक मध्य की प्लेट पे गुणसूत्र आ जाते हैं तो इनको गिना जा सकता है। फिर तरकु तंतु द्वारा क्या किया जाता है या तारककाय द्वारा क्या किया जाता है, को अपनी ओर बल लगाकर खींचने का प्रयास किया जाता है। जब इनको बल लगाकर खींचने का प्रयास किया जाता है तो यहाँ पर गुणसूत्र का शेप भी क्लियर तरीके से दिखाई देता है, आकार बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे ही को तारकाई द्वारा अपनी ओर खींच लिया जाता है तो यहाँ से तंतु टूट जाते हैं और ये गुणसूत्र भी एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं और फिर से ये क्या करने लगते हैं, जाल जैसी संरचना बनाने लगते हैं, यानी फिर से क्रोमेटिन के रूप में हो जाते हैं। जैसे ही इनके आसपास इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली फिर से बन जाती है तो कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है और ये साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया हो जाती है। इस तरीके से जो है ये हमारा समसूत्र विभाजन हुआ। कह रहे चलो देखते हैं प्रोफेज अवस्था में क्या क्या हुआ। अब बस हम सिर्फ जस्ट देखेंगे कि भी प्रोफेज अवस्था में क्या क्या होता है। तो देखो प्रोफेज अवस्था, इस अवस्था में क्रोमेटिन तंतुओं में संगणन की क्रिया से, संगणन यानी कंडेंशन, कंडेंशन की प्रक्रिया से क्या होता है कि जो गुणसूत्र है उन गुणसूत्रों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, गुणसूत्र जो है गुच्छे में बनना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोफेज अवस्था में क्रोमेटिन तंतु के से संगणन की क्रिया से गुणसूत्रों का निर्माण होना। भाई जो पहले ये था इस तरीके से, जब गुण धागेनुमा संरचना जैसे होते हैं कहते हैं क्रोमेट, क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। फिर इसमें जब संगणन की प्रक्रिया होती है, संगणन यानी कंडेंसेशन होता है, एक खिंचाव होता है, जब वो वैसी प्रक्रिया होती है तो क्या बनने लग जाते हैं, गुण बनने लग जाते हैं। यानी एक तो क्रोमेटिन जो पतली धागा जैसे थे वो अब बड़े बड़े धागे के यानी मोटे धागे के रूप में दिखाई देते हैं और इससे जो है ये धागा बीच बीच इस तरीके से अलग अलग से क्या बनने लग जाते हैं, गुण हो जाते हैं। प्रोफेज अवस्था में क्रोमेटिन तंतुओं के संघनन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। यहाँ से क्वेश्चन हो रखा है काफी एग्जाम में, तो ध्यान रखना कि गुणसूत्रों में क्रोमेटिन तंतुओं में संगणन की प्रक्रिया कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है, तो प्रोफेज अवस्था में होता है। कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में जो है क्रोमेटिन तंतुओं में संगणन क्या पाई जाती। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि गुणसूत्र का निर्माण संगणन की प्रक्रिया से अवस्था में होता है, तो प्रोफेज अवस्था में होता है। फिर देखिए प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है, पढ़ा ही था, समझा था अच्छे से।
केंद्रिका यानी न्यूक्लियस भी गायब हो जाती है। और जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स यानी तारककाय, सेंट्रियोल्स यानी तारककाय, तारककाय जो है, सेंट्रियोल्स या तारककाय जो है वो विप्लवों पर पहुंचकर तर्कु निर्माण प्रारंभ करने लगते हैं, ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और तर्कु तंतुओं का निर्माण करना प्रारंभ कर लेते हैं। तर्कु तंतु यानी स्पिंडल फाइबर, तंतु यानी स्पिंडल फाइबर अन्य कोशिकांग जैसे गोल्जी यार यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्प्रदेवी जालिका आदि गायब हो जाते हैं। कोशिका द्रव्य में जो और अंग होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं प्रोफेज अवस्था। नेक्स्ट आई थी मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था जिसे कहते हैं मध्यावस्था। मेटाफेज अवस्था यानी जिसे क्या कहेंगे, मध्यावस्था। और प्रोफेज यानी पूर्वावस्था, प्रोफेज यानी पूर्वावस्था। इस अवस्था में तर्कु निर्माण पूरा हो जाता है। तर्कु में 97% आरएनए पाया जाता है। भाई जो ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं, इन स्पिंडल फाइबर में 97% तो 3% ये क्या होता है, ये आरएनए से। अब आरएनए कौन कौन से, भाई एम आरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, आर आरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, टी आरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं ना। अब जो स्पिंडल फाइबर बने, ये जो तर्कु तंतु बने, ये भी दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है सतत फाइबर जिसमें सेंट्रियोल, जब सेंट्रियोल से जुड़, भाई एक तारक काय, एक तारक काय दूसरे तारक काय से फाइबर तंतु यानी जिस धागेनुमा संरचना है वो तो कहलाते हैं सतत फाइबर। क्या कहलाते हैं भाई, सतत फाइबर यानी कंटिन्यू। और एक तारकाय से जब गुणसूत्र का ना, एक तारकाय से जब गुणसूत्र तारकाय ना, इस तारकाय से इस गुण जोड़ने के लिए तर्कु तंतु है, ये कहलाता है असतत। क्या कहलाएगा भाई, असतत। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सतत तर्कु तंतु या सतत फाइबर्स कौन से थे, जब सेंट्रियोल एक सेंट्रियोल से जुड़ा हो। तारक काय को तारक काय से जोड़ने वाला, तारक काय को तारक काय से जोड़ने वाला सतत फाइबर्स कहलाता है। और तारक काय को तारक काय को गुणने वाला क्या कहलाता है, असतत फाइबर कहलाता है। सूत्र तर्कु तंतुओं से जुड़कर सेल के मध्य तल में मेटाफाइसिक प्लेट का निर्माण हेतु गति करते हैं। जब गुणसूत्र तर्कु तंतु से जुड़ जाते हैं, सेल के बिल्कुल में आ जाएंगे। हमने देखा था कि भाई मेटाफेज अवस्था में क्या होता है कि गुणसूत्र जो है वो बिल्कुल में आ जाते हैं और एक मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं। मेटाफेजिक प्लेट निर्मित करने के लिए क्या करते हैं, गति करते हैं। ये गति क्या कहलाती है, कोग्रेशन कहलाती है। ये गति क्या कहलाती है, कोग्रेशन गति कहलाती है। कि मेटाफेजिक गति कहाँ पर होती है भाई, मेटाफेज अवस्था में होती है। और ये गति क्या कहलाती है, कोग्रेशन गति कहलाती है। इस अवस्था में गुण आकाकारिकी का अध्ययन किया जा सकता है। इस अवस्था में, किस अवस्था में, तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र आकाकारिकी जा सकती है। चले आगे, नेक्स्ट देखो, एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था यानी कि पश्चावस्था। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अच्छा, जब गुणसूत्रों के शेप बनते हैं, है ना, तो गुणसूत्रों के शेप का मतलब है कि जब गुण तरीके से हो एल शेप में ना, मतलब इस सेंट्रो में सेंट्रल है ना, दोनों भुजाएं बराबर हो, एल शेप में हो, तो वो कहलाता है मेटासेंट्रिक। क्या कहलाएगा भाई, मेटासेंट्रिक कहलाएगा। फिर अगर बात करें सब मेटासेंट्रिक की बात करें, तो सब मेटासेंट्रिक में आकार का भुजाएं दोनों इधर और से बन जाए, आकार का क्या कहलाएगा, सब कहलाएगा। एक्रोसेंट्रिक की बात करें, एक्रोसेंट्रिक में जो अच्छा एक बार ये आपको मैं डायग्राम के थ्रू दिखा दूं ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से शेप। ये देखो, यहाँ पर जब दोनों भुजाएं बराबर है और इस तरीके से एल शेप में दिख रही है, तो ये कहलाती है मेटासेंट्रिक। क्या कहलाएगी भाई, ये कहलाएगी मेटासेंट्रिक। अब देखो, एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी है और छोटा एल अक्षर का आकार है, तो ये कहलाएगी सब मेटासेंट्रिक। कहलाएगी भाई सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक कहलाएगी ये। अब देखो, ये जो वी शेप में दिख रहा है, दोनों भुजाएं बराबर है ना, और वी शेप में दिखाई दे रहा है, वी शेप में दिखाई दे रहा है, तो ये कहलाएगा एक्रोसेंट्रिक। क्या कहलाएगा भाई, एक्रोसेंट्रिक कहलाएगा। और बड़े वी शेप में दिखाई दे रहा है, तो फिर ये कहलाएगा सब एक्रोसेंट्रिक। इस तरीके से चार अवस्था में हमें जो है ये दिखाई देता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, क्या कर लो इसको, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक जिसमें भुजाएं बिल्कुल जाती है और बिल्कुल ऐसा छोटा सा दिखाई देता है, वो कहलाता है टीलोसेंट्रिक। टी शेप में है ना, टी शेप में आ जाए तो मतलब टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जिसके अंदर अगर हम बात करें, या बिल्कुल
यानी कि हम कह सकते हैं जे के आकार का आ जाए, के आकार का आकार में। अगर जे शेप में गुणसूत्र दिखाई दे रहा है तो एक्सेंट्रिक है, टी शेप में गुणसूत्र दिखाई दे रहा है तो टी सेंट्रिक है, और अगर वी शेप में एल शेप में गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, एल गुणसूत्र एल शेप में दिखाई दे रहा है तो सब मेटासेंट्रिक है, और अगर वी शेप में गुणसूत्र दिखाई दे रहा है मतलब एक करके आप सही कर लो, टी शेप में दिखाई दे रहा है तो मेटासेंट्रिक शेप में दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक। तो वी एल जे टी इस शेप में हमें गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, मेटासेंट्रिक जहां पर गुणसूत्र दोनों भुजाएं बराबर हो, है ना, और गुणसूत्र हुए हो, मेटासेंट्रिक है। सब मेटासेंट्रिक जिसमें एक भुजा लंबी हो और दूसरी भुजा बिल्कुल, तो एल शेप वाली सब मेटासेंट्रिक। एक एक्रोसेंट्रिक जिसमें एक भुजा बिल्कुल आधार पे का बहुत आगे बढ़ता है, ये शेप ये टीलो। क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि गुणसूत्र का आकार, गुणसूत्र की आकृति या शेप का अध्ययन किस अवस्था में किया जाएगा, एनाफेज अवस्था में। भाई गुणसूत्र गिनेंगे तो किसमें, गुणसूत्रों को गिना जा सकता है मेटाफेज अवस्था में, लेकिन गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन कहाँ किया जा सकता है, एनाफेज अवस्था में किया जा सकता है। इस अवस्था में तरपु तंतुओं में उत्पन्न खिंचाव से गुणसूत्रों की ओर गति करते हैं, ये गति एनाफेजिक गति कहलाते हैं। अब सुनना ध्यान से, जब गुणसूत्र बिल्कुल मध्य की प्लेट पे आ जाते, मध्य अवस्था मध्य में आ जाते, कोशिका के बिल्कुल में आ जाते हैं, कोशिका में कोशिका द्रव्य में जब गुणसूत्र बिल्कुल बीच में आ जाते हैं तो एक प्लेट बनती है जिसे कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या होती है भाई, मेटाफेजिक प्लेट कहलाती है। ठीक, इस मेटाफेजिक प्लेट पे जब गुणसूत्र आते हैं तो गुणसूत्रों की वो गति तो कहलाती है कॉग्निशन गति। क्या कहलाती है भाई, कॉग्निशन गति कहलाएगी वो तो, कॉग्नि कॉग्निशन गति कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि की ओर गति करते हैं, मतलब जब विपरीत, जब ध्रुवों के द्वारा तारक काई यानी सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर के द्वारा, सेंट्रोसोम के द्वारा जब इनको खींचा जाता है गुणसूत्र, जब ये गति करते हैं तो ये गति क्या कहलाती है भाई, एनाफेसिक गति। क्या कहलाती है, एनाफेसिक गति। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉग्निशन गति तो किस होती है, मेटाफेज अवस्था में, और गुणसूत्रों की एनाफेसिक गति कहाँ होती है, तो एनाफेज अवस्था में। ये थोड़ा आपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इस अवस्था में गुणसूत्र की आकृति या शेप का अध्ययन किया जा। चलिए आगे, नेक्स्ट देखिए, लास्ट हमने पढ़ा था टीलोफेज। टीलोफेज यानी बिल्कुल अंत की अवस्था, इसलिए इसको कहते हैं अंतावस्था। ये रिवर्स प्रोफेज भी अवस्था कहलाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन तब हो सकता है कि रिवर्स प्रोफेज अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, तो वो कहलाती है टीलोफेज अवस्था। रिवर्स प्रोफेज अवस्था किसे कहेंगे, टीलोफेज अवस्था को ही रिवर्स प्रोफेज अवस्था कहेंगे। क्यों कहेंगे कि भाई प्रोफेज अवस्था में कैंडक झिल्ली गायब होना शुरू, मतलब गायब होना, गायब लगभग गायब ही हो चुकी थी ना, वही कैंडक झिल्ली वापस हमें कहाँ दिखाई देती है, टीलोफेज अवस्था। कैंड्रिका जो प्रोफेज अवस्था में गायब हो गई थी, वही कैंड्रिका टीलोफेज अवस्था में वापस पुनः प्रकट हो जाती है। गुणसूत्र जो क्रोमेटिन जाल के रूप में हमें प्रोफेज अवस्था में दिख रहे थे, वही गुणसूत्र वापस क्रोमेटिन जाल के रूप में कहाँ दिखाई देते हैं, टीलोफेज अवस्था में। तो प्रोफेज अवस्था में चेंजेस हुए थे, वो वापस कहाँ आके प्रकट होते हैं, वो टीलोफेज अवस्था में। इसको कहते हैं रिवर्स प्रोफेज। चलिए, प्रोपेज की विपरीत क्रियाएं देखी जाती है। कैंडक झिल्ली पुनः प्रकट होना, गुणसूत्रों से पुनः क्रोमेटिन धागे बन जाना, कैंड्री का प्रकट होना, अन्य कोशिकांग भी दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था के अंत में कोशिका में दो केंद्रक दिखाई देते हैं। बिल्कुल हमने ये देख लिया है पूरा स्टेप बाय स्टेप कि प्रोपेज से कैसे एक केंद्रक विभाजित होने होता है, और अंत में टीको अवस्था तक आते आते जो है एक कोशिका में ही दो केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्रकों का निर्माण हो। चलिए यहाँ पर जो है अब ये कंप्लीटली हमने आज तो क्या है, आज हमने ये जो है समसूत्र विभाजन पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। अब जैसे केंद्रक विभाजित हो गया, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया। इस विभाजन में कोशिका द्रव्य में विभाजन होकर दो नई पुत्री कोशिकाएं बनती है, दो नई पुत्री कोशिकाएं बनती है। पादप कोशिका में जब ये विभाजन होता है तो कोशिका पट्टी का निर्माण होता है। भाई पादप कोशिका में ये विभाजन, लाइक ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल से जब ये विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन से क्या होगा कि एक बन जाएगी, मतलब इस तरीके की बन गई और कोशिकाएं विभाजित हो, ये दो पुत्री कोशिकाएं बन गई। तो ये जो पट्टी का निर्माण यहाँ पे हुआ, तो पादप कोशिका में कोशिका पट्टी के निर्माण से एक मात्र कोशिका से दो कोशिकाएं होती है, यानी कोशिका द्रव्य विभाजित होता है तो किसके माध्यम से, कोशिका पट्टी के निर्माण के कारण कोशिका में दो भागों में बढ़ जाता है। जंतु कोशिका में बात करें तो लाइक ये जैसे जंतु कोशिका है, अब इस जंतु कोशिका में संकीर्णन के द्वारा, यानी कि क्या होगा कि ये कोशिका जो है ये ऐसे संकीर्ण होती जाएगी, ये ऐसे संकीर्ण होती जाती है, बिल्कुल संकीर्ण होती जाती है, मतलब ये बीच में ये खाच बनती जाती है ना,
खाज के माध्यम से ये संकीर्ण होते हुए कोशिका लास्ट में अंत में अलग अलग क्या कर लेती है, कोशिकाओं का निर्माण कर लेती। तो आपको ध्यान रखना है कि जंतु कोशिका में तो संकीर्णन यानी खाज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाषा में, खाज के द्वारा। जंतु कोशिका में संकीर्णन या खाज के द्वारा जो है साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, जबकि पादप कोशिका में का पट्टी के निर्माण के कारण जो है साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। समसूत्री विभाजन जंतुओं की कायिक कोशिकाओं, सोमेटिक सेल तथा पौधों के जड़ एवं शीर्ष भागों की सेल में पाया जाता है। तो भाई समसूत्री विभाजन तो पौधों में तो कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है, और पौधों में और उसके भागों की, पौधों की जड़ जो है उनके भागों में जो पाया जाता है। पादप जीवों एवं जंतु यदि विकास नष्ट हो चुके अंगों के निर्माण या मरम्मत हेतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन अत्यधिक है ना। भाई चाहे पादप हो या जंतु हो, पादप व जंतुओं में वृद्धि विकास, मैंने बताया भी था आपको, भाई चोट लग जाती है तो नील जम जाती है, नील जमने का कारण है कि वहां की कोशिकाएं मृत हो गई। फिर क्या होता है कि आसपास की कोशिकाएं है जो जीवित कोशिकाएं है वो कोशिकाएं विभाजित होती है, विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो वहां से मृत कोशिकाओं को हटा दिया जाता है और जीवित कोशिकाएं पुनः वहां पर उस जगह पे आ जाती है और कोई स्किन नॉर्मल हो जाती है। तो भाई और कोई प्रकार से हमें चोट लगे, कोई अंग हमारा क्षतिग्रस्त हो जाता है, ग्रस्त अंग वापस से स्वस्थ हो पाता है, वो भी किस कारण, संसूचना का विभाजन के कारण। तो पादप व जंतु कोशिकाओं में वृद्धि एवं विकास या नष्ट हो चुके अंगों के पुनः निर्माण एवं मरम्मत हेतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समसूत्री विभाजन से निर्मित कोशिकाओं में ये कोशिका जनक कोशिकाओं मदर सेल के समान ही होती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र है, से जो दो पुत्री कोशिका बनेगी उनमें भी 46 गुणसूत्र आएंगे। कितने आएंगे भाई? 46 गुणसूत्र ही आएंगे। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन से निर्मित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाएं यानी मदर सेल के समान ही होती है, अर्थात ये विभाजन जीवों की संख्या को समान बनाए रखता है। तो पूछा जा सकता है कि जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अगली पीढ़ी में भी समान बनी रहे, इसके लिए कौन सा विभाजन होता है? तो वो विभाजन होता है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। चलिए कि आज हम लोग जो है एक बार देख, अच्छा एक चीज है, चलो ये अपन, हाँ, को भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए फिर हम अर्धसूत्री विभाजन नेक्स्ट क्लास में। देखो समसूत्री विभाजन या, अच्छा अब जो समसूत्री विभाजन है से रिलेटेड कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कहते हैं समसूत्री पदार्थ। क्या कहते हैं? समसूत्री पदार्थ यानी माइटोटिक। अब माइटोटिक पॉइजन कौन कौन से होते हैं? कुछ एजाइड्स एवं साइनाइड्स, कुछ एजाइड्स एवं साइनाइड्स, ये एजाइड्स एवं साइनाइड्स एक ऐसे पदार्थ होते हैं क्योंकि कोशिका विभाजन में प्रोफेज अवस्था में विभाजन को रोक देने के लिए जो है माइटोटिक पॉइजन के रूप में क्या होते हैं भाई? एजाइड्स और साइनाइड्स। अब होता है संकोशिका सिनोसाइट, संकोशिका यानी सिनोसाइट। संकोशिका क्या होती है भाई? कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो जाता है। भाई कुछ कोशिका ऐसी है जिनमें केंद्रक तो विभाजित हो जाता है लेकिन कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता। इसमें परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसे बहुसंकोशिका को संकोशीय कहते हैं। बहुकेंद्रकी कोशिका को, भाई जब एक ही कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य तो विभाजन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखो एक से अधिक केंद्रक बन गए, तो ऐसे एक से अधिक केंद्रक वाली कोशिका को, बहुकेंद्रकी कोशिका को ही क्या कहते हैं? संकोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संकोशिका कहते हैं। सिनोसाइट कोशिका कहा जाता है। जैसे कि नारियल का तरल भ्रूण है ना, नारियल का तरल भ्रूण कोश जो है, ये नारियल में अंदर जो खाने वाला नारियल में आपने देखा है कि पानी होता है ना, नारियल के अंदर जो पानी और उसके अंदर जो खाने वाला भाग होता है ना, से निर्मित होता है भाई, वो एक तरीके से संघ कोशिका है साइड से, यानी उसमें एक से अधिक क्या है? केंद्र। कोचिसिन, कोचिसिन क्या है भाई? मेटाफेज अवस्था में तर्कु निर्माण को रोक देते हैं। कोचिसिन एक तरीके से समसूत्री विषाक्त है, पॉइजन का काम करता है और मेटाफेज अवस्था में तर्कु निर्माण को रोक देता है। मस्टर्ड गेस ये गुणसूत्र को आपस में चिपका देती है। जब आपस में चिपक जाते हैं तो उनका शेप नहीं देख सकते हमें ना, उनकी गिनती नहीं कर सकते, ठीक है, और गुणसूत्र फिर अलग अलग भी नहीं होंगे, मतलब अलग अलग केंद्रक में नहीं जा पाएंगे। मस्टर्ड गैस ये सारे हैं जो क्या है कि विषाक्त कहते हैं, इनको माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। एजाइड्स, साइनाइड्स, कोशिक सिनोसाइड्स, ये मैंने एक इंपॉर्टेंट के रूप में डाला है, तो आप ये विषाक्त नहीं है, बस मैंने
कोशिका या सिनोसाइट्स किसे कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब आगे देखो, समसूत्री विभाजन में क्या हुआ, पहले इंटरफेज अवस्था हुई और इंटरफेज अवस्था में एक बार डीएनए का द्विगुणन हुआ। डीएनए का द्विगुणन किस में होता है भाई? एस फेज में होता है, जिसे हम संश्लेषण की अवस्था कहते हैं, सिंथेसिस अवस्था कहते हैं। ठीक, के बाद में क्या हुआ, इंटरफेज अवस्था जब कंप्लीट हो गई, इंटरफेज अवस्था जब कंप्लीट हो गई तो दूसरी अवस्था कौन सी आई भाई? दूसरी अवस्था आई एम फेज। और एम फेज में दो काम हो गए, एम फेज में दो काम कौन से हुआ? एक बार कैरियोकाइनेसिस हुआ और एक बार ही साइटोकाइनेसिस। क्या आपको ध्यान, विभाजन में फेज अवस्था एक बार डीएनए का द्विगुणन होता है, अवस्था एम फेज, साइटोकाइनेसिस और बार ही करें। अब नेक्स्ट आता है अर्धसूत्री विभाजन, इसको हम देखेंगे हमारी। तो आज जो हमने देखा कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है, नदीय विकास के लिए भी आवश्यक है और जनन की प्रक्रिया विभाजन होना आवश्यक है। तो हमने सबसे पहले जो है सेल डिवीजन कोशिका विभाजन का महत्व समझा। के बाद धीरे धीरे हमने पढ़ा कोशिका विभाजन होता कितने प्रकार का है, प्रकार असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और विभाजन का होता है, कौन सा विभाजन किन कोशिकाओं में होता है, वो सब कुछ से देखा हमने कि भाई असूत्री कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन। बाद असूत्री कोशिका क्या है उसको हमने देखा, साथ ही साथ में हमने समसूत्री कोशिका विभाजन को कंप्लीट किया। आज की क्लास में तो हमने ये दो कोशिका विभाजन पढ़, कल की क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है, प्रकार उसका प्रोसेस होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या है। तब तक के लिए आप बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।